स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव के शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। तो हमारा जो आरबीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं। इसको हम लोग एर्थोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पेपर में आरबीसी की जगह पर एर्थोसाइट दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल का ही दूसरा नाम है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो प्रोडक्शन है ये कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अस्थि मज्जा यानी कि हमारे बोन मैरो के अंदर में ये सेल बनते हैं, ठीक है, रेड आरबीसीज। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो उसका उत्तर होगा हमारा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। तो हमारी जो आरबीसी होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य शरीर के जितने भी हमारे अंग होते हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका कोई भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसकी वजह से अपनी मरम्मत खुद नहीं कर पाती। और उसका जो जीवन काल है वो लगभग 4 महीने यानी कि 120 दिनों तक सीमित हो जाता है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है और कौन सी हमारी सही है। तो पहले स्टेटमेंट हमारी, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आरबीआई की जो स्थापना है ये वर्ष 1935 में हुई थी और ये देश की जो मौद्रिक व्यवस्था है उसका संचालन करता है। हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी हमारी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो हमारा आरबीआई है ना, ये हमारा क्या है, ये जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है। तो आरबीआई जो है वो मुद्रा की आपूर्ति को कैसे कंट्रोल करता है? इसके पास में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति होती है, जिसके अंदर में रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी जो है चीज़ें आती हैं, जिससे हमारा जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, दोनों। कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम चालू करना। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप का जो पावर का बटन है वो दबाते हैं तो क्या होता है, ये शटडाउन अवस्था से चालू होने की प्रक्रिया में आता है, ठीक है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो जैसे हमने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया तो क्या होता है, जो सिस्टम है ना वो हार्डवेयर को पहले चेक करेगा, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया उसने की ना हार्डवेयर को चेक करने की और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की, इसको हम लोग बूटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके भी हमारे 2 टाइप होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। तो पहला है हमारा कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर को हम लोग कंप्लीटली ऑफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर पहले बंद पड़ा था उसको हम लोग बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोल्ड बूटिंग होता है। और वार्म बूटिंग में क्या होता है, तो हमारा कंप्यूटर चल रहा था, अब हम उसमें देखते हैं ना आप लोग, उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो हम रीस्टार्ट का ऑप्शन कर देते हैं, तो फिर से हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बंद नहीं होता, दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसे हम लोग वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। तराई क्षेत्र किसके नीचे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय है और इस हिमालय की जो निचली पर्वत श्रृंखला है ना, जो शिवालिक है, ये शिवालिक के दक्षिणी में जो है हमारा दलदली और जो निचला मैदानी इलाका है इसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हिमालय से नीचे उतरने वाली जो नदियाँ होती हैं ना इस क्षेत्र के अंदर में पहुँचती हैं और फिर सतह पे जो है प्रकट हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, पानी से भरी हुई दलदली और नमी वाली जमीन बन जाती है। उससे क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी और जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध और घने होंगे, ठीक है। आप इसका क्रम याद रखिए, सबसे पहले हमारा आता है हिमालय, ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरे नंबर पर भाबर, फिर हमारा आता है तराई, उसके बाद में चौथे नंबर पर हमारा आता है उत्तरी मैदान। तो आपको याद रखना है तराई क्या है, ये हिमालय की तलहटी का दलदली क्षेत्र है। इंसुलिन किसके नियंत्रण में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो इंसुलिन क्या काम करता है, ये हमारी जो ब्लड के अंदर में शुगर होती है ना उसको कंट्रोल करता है, खून के अंदर में बढ़ी हुई शुगर को जो हमारी सेल्स हैं उन तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस प्रश्न में भी हमारी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आज़ादी के बाद साल 1951 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इसने क्या किया था, इसने जितने भी निजी रेलवे कंपनियां थी ना उनको आपस में मिला दिया था और इसी प्रक्रिया के तहत में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारतीय रेलवे है ये अपने विशाल मार्ग लंबाई, स्टेशनों की संख्या और डेली जो यात्री या फिर जो माल का परिवहन है उसके कारण विश्व के प्रमुख रेल नेटवर्कों में से एक माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है।
भारत की नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम में। तो जो हमारी नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से निकलती है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ में ट्रैवल करती है और जो अरब सागर है ना इसमें गिरती है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी विंध्य की जो पर्वतमाला है और यहाँ पर हमारी सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है, तो ये इनके बीच से बहती है, ठीक है, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के। कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो मुंबई का जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। ये हमारा जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है और जो अरब सागर में जितने भी जहाज होते हैं ना उनके लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है ये। इसके अलावा हमारा जो चेन्नई का जो पोर्ट है ये हमारा एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स में बी से हमारा हो गया ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली इसके अंदर में जितनी भी हमारे 5 प्रमुख उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है ये उनका एक समूह है। किस आंदोलन का संबंध किसानों से सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली जो आंदोलन था ये वर्ष 1928 के अंदर में गुजरात के अंदर में जो है एक किसान का आंदोलन था। तो ब्रिटिश सरकार जो थी ये क्या करती थी, ये किसानों से लगान वसूल करती थी यानी कि टैक्स लेती थी। तो इस लगान के अंदर में ब्रिटिश सरकार ने 22 से 30% की जो है वृद्धि कर दी थी। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर में किसानों ने जमकर विरोध किया था। तो इस आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा था, ये आंदोलन जो है पूरा सफल रहा था और इसके बाद ही वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था ये जो है भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। तरीके का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। और जो होम रूल आंदोलन था ये जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। यह आंदोलन भारत के लिए स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की मांग से संबंधित था। और हमारा जो स्वदेशी आंदोलन है इसके अंदर में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना वर्ष 1905 के अंदर में, ये उसके विरोध में शुरू हुआ था और ये मुख्य रूप से विदेशी जो वस्तु हैं उनके बहिष्कार और जो हमारी स्वदेशी वस्तु हैं उनको अपनाने पे केंद्रित था। तो ये जितने भी आंदोलन है ये हमारे रेलवे के एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो टोटल हमारी हाइट है वो कितनी है, 8586 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये हमारा जो सिक्किम और जो नेपाल है उसके बॉर्डर पर है। इसके अलावा जो नंदा देवी है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो हमारा एवरेस्ट है ये तो हम जानते ही हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो हमारी अन्नपूर्णा है ये जो है नेपाल के अंदर में आती है, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं आती। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 स्थानों के बीच में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज और हल्दिया। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है ये हमारा गंगा भागीरथी हुगली नदी की जो प्रणाली है उस पर स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 1620 किलोमीटर है, ठीक है। आपको इसकी टोटल लेंथ भी याद रखनी है, 1620 किलोमीटर। और ये जो जलमार्ग है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होकर वेस्ट बंगाल का जो हल्दिया है वहाँ तक जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो भारत में जो कुल नमक उत्पादन होता है ना उसका लगभग हमारा 75 से लेकर जो 80% जो हिस्सा है, ठीक है, वो अकेले गुजरात राज्य से आता है। और ये वर्ल्ड के अंदर में तीसरे रैंकिंग पे है, ठीक है। गुजरात में क्या होता है, यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा शुष्क रहता है और यहाँ की जो तटरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर समुद्री नमक का उत्पादन किया जाता है। हमारा जो कच्छ का रण है, इसके अलावा जो भावनगर और जो पोरबंदर है इसके जो प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र हैं। अलावा अगर आपसे पूछा जाए गुजरात के बाद में कौन से राज्य हैं, तो हमारा जो तमिलनाडु है, ठीक है, ये लगभग 12% जो है नमक का उत्पादन करता है। और जो राजस्थान है ये हमारा तीसरे स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उन्नत कृषि तकनीक से। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, ये वर्ष 1960 के अंदर में हुई थी, ठीक है। इसका जो मेन जो पर्पस था वो क्या था, जितने भी हमारे जो खाद्यान्न थे, जो भी हमारे जैसे मान लें गेहूँ और जो चावल हैं, इसके अंदर में हमें आत्मनिर्भर बनना था, ठीक है। तो इसके तहत हमने क्या किया, हमने जो है
जो उन्नत कृषि तकनीक थी उनका उपयोग किया। तो जैसे कि हमारे जो हाई क्वालिटी के जो बीज थे, ठीक है, हमने उनका इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो जितने भी रासायनिक जो उर्वरक थे ना, और जो हमारे कीटनाशक थे, हमने उसका इस्तेमाल किया। और जो आधुनिक सिंचाई की प्रणाली थी और जो हमारा ट्रैक्टर था, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल होने लगा। तो इसी वजह से जो कृषि है उसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। भारतीय रेलवे के सबसे पुराने जंक्शन में से एक कौन है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा। तो हावड़ा जंक्शन जो है ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 1854 के अंदर में। ये भारत के सबसे ज़्यादा व्यस्त ट्रेन स्टेशनों में से एक है। तो दैट्स इट, आज हमने रेलवे के लिए जीके जीएस सीरीज़ का पार्ट 5 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।